नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द हिंदू समाचार पत्र में 5 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन विषयों को यहां पर संबोधित करेंगे। कल रविवार था, कल आप लोगों से 10 प्रश्न पूछे गए थे स्टैटिक विषयों से संबंधित, और आज मैं उनके उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा कितने बच्चों के कौन कौन से जवाब सही हुए। इसके बाद समाचार के खंड में हमारे सामने पहला आलेख होगा सहिष्णुता की राह, कि दुनिया के अंदर में नस्लीय भेदभाव के जो नए नए रूप सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में, तो इनके बीच में से सहिष्णुता की राह कैसे निकलेगी। इसके बाद चुनाव आयोग से संबंधित कुछ विषयों को हम लोग देखेंगे, जो हालिया चुनाव चल रहे हैं उनके संदर्भ में। तत्पश्चात भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करेंगे हम लोग, इनमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखेंगे। दुर्लभ बीमारियों का निदान के संबंध में कुछ विषयों को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, क्योंकि यहां पर कई सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, उनके संदर्भ में बात होगी। नासास इंजीन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर, और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न, और उसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तरों की रूपरेखा। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन सा या से साधन की प्रतिरक्षा के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन है। और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डी। तो बहुत ध्यान से देख लेंगे आप लोग। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एक स्तर पर सरकार का संचालन दूसरे स्तर पर सरकारों के संचालन को बाधित ना करे। यह है प्रतिरक्षा का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। अगला प्रश्न है, आत्यंतिक वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन सा या से सही है। कथन एक है, राष्ट्रपति अपने आत्यंतिक का मतलब एब्सोल्यूट वीटो हो गया, इसका उपयोग निजी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में कर सकता है, लेकिन सरकारी विधेयकों के संबंध में नहीं कर सकते हैं। गलत है स्टूडेंट्स। सरकारी और निजी कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति अपनी इस वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो कथन है वो तो हो गया गलत। इसके बाद अगला कथन है, भारत में राष्ट्रपति ने पहले कभी अपने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं किया है। जी बिल्कुल गलत है। इसका इस्तेमाल किया गया है भारत में, और सबसे पहले इसका प्रयोग भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि निजी सदस्यों के विधेयकों से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य तो है लेकिन सरकार का सदस्य नहीं है, तो अगर वो कोई विधेयक लेकर के आता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। और इसका जो उलट हो जाएगा, जो सरकार के व्यक्ति होंगे वो जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ की गई थी, और इसका सही जवाब है 1853 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन सा या से गलत है। तो स्टूडेंट्स, पहला है, अनुच्छेद 323 ए केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना की परिकल्पना करता है, और अनुच्छेद 323 बी कुछ अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना की परिकल्पना करता है। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल स्टूडेंट्स। इसके बाद दूसरा कथन है, अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा दोनों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के संदर्भ में स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा है, अनुच्छेद 323 ए के तहत केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न नहीं है,
जबकि अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरणों का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन स्टूडेंट्स यहाँ पर सही हैं। हमें निकालना था गलत, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कोई नहीं। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सदन का कार्य संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में किया जा सकता है। जी नहीं। इसमें दो भाषाएं हैं मुख्य रूप से स्टूडेंट्स। सदन के अगर हम कार्य की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, तो पहला वाला तो गलत है। एक सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल संबोधित कर सकता है उस सदन के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनकी अनुमति से। तो केवल दो यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्तावों को तब पारित किया जाता है जब किसी विधेयक के अघोषित खंड या प्रस्ताव को समय की कमी के कारण चर्चित विधेयकों के साथ वोट करने के लिए रखा जाता है? बहुत प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, गिलोटिन करना इसको कहते हैं हम लोग। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अनिवार्य अथवा नियामक कर है? तीनों ही इसमें आते हैं, यातायात, सड़क या पुल के उपयोग के लिए टोल और मूल्य नियंत्रण। तो डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और किसी राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं स्टूडेंट्स, एक तो अनुच्छेद 16 है, एक 33 है और एक 34 है। तो 1, 4 और 5 इसका सही जवाब होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं आप लोग उत्तर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसके अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स संघ शक्ति समिति। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और अगर हम लोग बात करें प्रक्रिया नियम समिति की तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये इसका जवाब है। तो इसका सही उत्तर हमारे लिए क्या हो जाएगा? केवल एक। दूसरा और तीसरा इनका संबंध नेहरू जी से नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो कथन 1 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने 44th अमेंडमेंट 1978 को बहुत ध्यान से देखा होगा वो तुरंत समझ गए होंगे कि सर ये गलत है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है और यहाँ पर आता है कैबिनेट। कैबिनेट की लिखित सिफारिश, ये शब्द भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, पॉलिटी को पढ़ना जितना आसान है इसके आधार पर प्रश्नों को अटेम्प्ट करना उतना ही मुश्किल है, समझना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पॉलिटी से जुड़े विषयों को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से आप लोग पढ़ा करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। जब लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस देता है तो 14 दिन के भीतर सदन की एक विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि इस उद्घोषणा को स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 1/4 नहीं होगा, ये 1/10 होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों गलत हो गए, हमें सही ढूंढना था, तो कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग समाचारों के खंड के ऊपर में आते हैं। जो पहला समाचार है इसको पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2IR के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं वैश्विक मुद्दों के साथ में। और समाचार है अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस। रेसिज्म विल नॉट बी ओवरकम विद mere professions of good faith but with anti-racist action। सो क्या है न्यूज में, देखते हैं जरा। लेखक यहां पर कहते हैं कि सहिष्णुता की राह पर अगर हमें आगे बढ़ना है तो नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास करने पड़ेंगे। लेखक यहां पर यह भी कहते हैं कि नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए केवल बातों से ही काम नहीं चलेगा, हमें जमीन पर उतर करके यथार्थ में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो बड़े कदम हैं
उनकी तरफ आगे बढ़ना होगा, नियम कानूनों को देखना होगा, तब जाकर के हम नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर पाएंगे। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि 21 मार्च नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, इसको मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस नस्लीय भेदभाव के समापन के लिए दुनिया भर में जो देश हैं, जो संगठन है, सबको एक मंच पर लेकर के आना होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेखक यहाँ पर हमारे सामने यह भी बात रखते हैं कि देखिए, नस्लीय भेदभावों से मानव अधिकारों का तो साफ साफ पर उल्लंघन होता ही है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी, खास तौर पर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। समाज का ताना बाना टूटता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि अगर किसी समाज का जो ढांचा है वो टूटना शुरू हो जाता है तो वह समाज कभी भी विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को यह विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि समाज में जो आपसी भरोसा होता है वह हजारों सालों में विकसित हुआ है। और इसी बात के महत्व को समझाते हुए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जी ने इस बात को कहा था कि हमारा मिशन ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को हराना, सहिष्णुता के द्वारा कट्टरता को हराना और अलगाववाद को हम उदारता के साथ में हराएंगे। नस्लीय भेदभाव को हारना ही होगा और हमें जीतना ही होगा। और यह तस्वीर भी अपने आप में एक बहुत शानदार संदेश देती है हम सभी को। एक तरफ कोफी अन्नान सर हैं और एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, और दुनिया के दो ऐसे व्यक्ति जो संपूर्ण दुनिया में सहिष्णुता का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उनके लिए वो जाने जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बदलते हुए माहौल के अनुसार हमारे सामने जो नस्लीय भेदभाव है उसके अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें यहां पर टेक्नो रेसिज्म, मतलब ऐसा नस्लीय भेदभाव जो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अलग अलग ग्रुप्स बना करके, समूह बना करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है, या उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं, या नफरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये चीजें और ज्यादा आसान हो गई हैं क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी आकर के, मान लीजिए फर्जी आईडी बना करके ही उसने जो है किसी वर्ग विशेष को टारगेट करना शुरू कर दिया, और इन सब की वजह से नस्लीय भेदभाव बढ़े हैं। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर ये विशेष रूप से जो देश हैं वहां पर इन बातों को देखा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय ने 22 मार्च 2021 को कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक वैश्विक मंच की मेजबानी की थी। निश्चित रूप से इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो मंच हैं उनको सामने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब भविष्य की राह क्या हो सकती है? देखिए, यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को शिक्षा की भूमिका को आगे बढ़ाता है, और अगर हम युवा लोगों को शिक्षा के साथ में अधिक से अधिक जोड़ सकें तो हम युवाओं को ये समझा पाएंगे कि कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो नस्लवाद से जुड़ती हैं। अतीत की घटनाओं से युवाओं को हम समझा सकते हैं कि नस्लवाद कैसे आगे बढ़ता है, और इसके साथ साथ में हम अपने युवाओं को मानवाधिकारों के समर्थन के साथ में जोड़ सकते हैं, और इन्हीं सबके माध्यम से सहिष्णुता, समानता और भेदभाव विरोधी वैश्विक संस्कृति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यूनेस्को की काफी सारी बात कर ली हमने, तो कुछ मूलभूत जानकारियां यूनेस्को के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, इसके जो मुखिया हैं वो ऑड्रे अजोले। इसके अलावा ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है।
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से इस बिंदु को आप लोग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है, GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे। और लेखक यहां पर कहते हैं सीइंग थिंग्स एज दे आर। बहुत गहन मुद्दों को उठाया गया है, महत्वपूर्ण बातों को। आइए देखते हैं जरा यहां पर। और ध्यान रखना, ये समाचार में जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनको आप लोग निबंध के खंड के साथ में भी जोड़ सकते हैं। पत्रकारिता से जुड़े हुए विषय, लोकतंत्र में संस्थाओं के महत्व से जुड़े हुए विषय, इनसे जोड़ करके भी आप इस समाचार को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। तो संदर्भ है इसमें, असम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार से जुड़े एक वाहन में पाई गई। और उसके बाद जो एक सफाई दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए। कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपने प्रोटोकॉल का ही पालन नहीं किया। और अंततः यहां पर करीब 4 जो अधिकारी थे इस मामले से जुड़े हुए, उन्हें निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त जो अगला मुद्दा है इसी में जुड़ा हुआ, वो है कि चुनाव आयोग ने हेमंत बिश्व शर्मा की माफी को स्वीकार कर लिया असम के अंदर में, उनके जो आपत्तिजनक बोल थे उनके संदर्भ में, और उनको जो दंड दिया गया था वो घटा दिया। अब लेखक कहते हैं कि ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा की माफी को स्वीकार किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर में जब ए राजा ने माफी मांगी, तब चुनाव आयोग ने उनकी माफी को क्यों अस्वीकार किया? कम से कम उस अस्वीकृति का आधार तो पता होना चाहिए। और यहां पर इनकी माफी क्यों स्वीकार की गई, इसका आधार पता होना चाहिए। यह पारदर्शिता से जुड़ा हुआ विषय है, जिसका संबंध किससे है? चुनाव आयोग के साथ में, जिसके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति हुए हैं पत्रकारिता के दुनिया में, जॉर्ज ऑरवेल, और इनका एक नॉवल रहा है 1984। हालांकि कल्पनात्मक नॉवल है, लेकिन उस नॉवल की चर्चा गाहे बगाहे पत्रकारों की दुनिया में आती ही रहती है। मैंने भी शायद अपने क्लासेस में जो है कई बार उसकी बात करी होगी आप लोगों के सामने। तो अब यहां पर है क्या चीज कि जॉर्ज ऑरवेल साहब ये कहते थे कि पत्रकारिता के अंदर में जैसी चीजें हों उनको वैसा ही देखना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने पत्रकारिता के संग्रहों में बार बार लिखी है। और अपने नॉवल 1984 के अंदर में उन्होंने इस बात को उकेरा था कि किस प्रकार से जब कोई राज्य बिग ब्रदर की तरह बिहेव करना शुरू करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य आपकी नागरिकों की हर गतिविधि पर निगाह रखता है, बिग बॉस के जैसा आप समझ लीजिए। तो निश्चित रूप से वहां पर जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया हाउस होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे में लेखक इस नॉवल से, जॉर्ज ऑरवेल के संदर्भों से इस घटनाक्रम को जोड़ते हुए वो कहते हैं कि नागरिकों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारे पत्रकार हैं वो अलग अलग दावों की गहन जांच करेंगे। और अगर पत्रकार इन संस्थाओं की विफलताओं पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ जो छोटे मोटे अन्य समाचार हैं, सतही समाचार हैं, उनकी तरफ ध्यान देते रहेंगे, तो धीरे धीरे लोकतंत्र असफल होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र संस्थाओं से मिलकर के ही बनता है। तो यहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के महत्व को दिखाने का प्रयास किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक सलमान रश्दी, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, और इनका एक नॉवल आया था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसकी 40वीं वर्षगांठ पर इन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा कि भारत के सभी लोग हमेशा से हम सभी के थे, या इसलिए हमारे थे क्योंकि मैं उस बात में गहराई से विश्वास करता था, और विश्वास है कि एक और क्रूर संप्रदायवाद का उदय नहीं होगा। लेकिन सलमान रुश्दी आगे कहते हैं कि शायद भारत में अभी फिर से आधी रात का वक्त है और भारत को अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी कि उसे किस तरफ जाना है, अंधकार की तरफ या प्रकाश की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे जो कोट्स आपके सामने आते हैं, इन सब का इस्तेमाल निबंध में होता है।
एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, निबंध की तैयारी कोई ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में हो जाती है। जब निबंध लिखने होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी तैयारी डे 1 से स्टार्ट होती है, जब आप तैयारी शुरू करते हैं अपने सिविल सेवा परीक्षा की। और ऐसे ऐसे जो कोटेशंस हैं, इनको जब आप अपने निबंध के अंदर में लिखते हैं तो निबंध और अच्छा हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों को आप लोग जो है लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 10 से लिया गया है, GS2 IR के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे। वैसे ये एक इंटरव्यू है सत्येंद्र लांबा के साथ में, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उनके विशेष दूत थे भारत पाकिस्तान संबंधों पर। और अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक लंबे तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान बातचीत की टेबल की तरफ वापस लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यह चीज कैसे हो रही है? बैक चैनल संवाद से। एक बात मैंने बहुत बारी बोली है, फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी देश कितना ही बड़ा शत्रु जनता की निगाहों में क्यों ना हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमेशा यही कहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए, भले सामने से ना सही तो बैक चैनल सही, कि जो अधिकारी वगैरह हैं, जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, वो आपस में बातचीत करते रहें ताकि समस्याओं के समाधान निकाले जा सके। अब जो वर्तमान बातचीत है वो भारत की तरफ से अजीत डोभाल और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष मिस्टर बाजवा के बीच में चल रही है। तो अब यहां पर लांबा सर ने क्या क्या बातें उठाई, देखिए लांबा सर जो हैं 2005 से लेकर के 14 तक पाकिस्तान के साथ जो बैक चैनल डिप्लोमेसी आगे बढ़ी उसमें वो शामिल रहे। अजीत डोभाल जी के साथ में भी काम किया हुआ है उन्होंने। तो लांबा सर ने ये कहा कि देखिए, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वहां पर कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था, और इस बात को CIA के चीफ ने भी स्वीकार किया कि भारत ने 2005 से 14 के बीच वो लोग जो भी बातचीत करते थे पाकिस्तान से, तीसरे पक्ष को उन्होंने कभी बीच में आने ही नहीं दिया। ये मुख्य रूप से एक प्रकार की द्विपक्षीय बातचीत ही थी। लांबा सर ने यहां पर इस बात को भी उठाया कि बैक चैनल संवाद अगर जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में आगे बढ़ता है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं। स्टूडेंट्स, आप भी इस पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि बैक चैनल संवाद में वरिष्ठ नेतृत्व हो जो कि तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। इसके अलावा एक और विषय यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि दोनों देशों की राजनीति में भी अंतर है। एक तरफ हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर पारदर्शिता अधिक है बनिस्बत पाकिस्तान के। इसके अतिरिक्त जवाबदेही अधिक है भारत के अंदर में बनिस्बत पाकिस्तान के। तो निश्चित रूप से ये सब महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रहते हैं। लांबा सर ने यहाँ पर एक बात और बड़ी अच्छी उठाई, और वो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर में जो भी सेना प्रमुख रहे हैं वो भारत से बेहतर संबंध बनाने के लिए वहां के जो राजनेता रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा आगे रहे हैं। और यहां पर एक रोचक बात यह है कि जब पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने भारत से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया तो वहां की जनता ने उनका विरोध भी नहीं किया, और इस बात को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं जियाउल हक के जमाने से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब लेखक यहां पर कहते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है, ठीक है, और सही समय आने पर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहिए और फिर वहां से ट्रैक 1 पर जाया जा सकता है। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है? तो किन्हीं दो देशों के बीच में बेहतर संबंध बनाने के लिए, नई सोच को प्रोत्साहित करने के लिए जो अनौपचारिक बातचीत के रास्ते होते हैं उन्हें ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है, और इसके माध्यम से समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जाते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है? औपचारिक रूप से वार्ता होती है वो। इन्हीं दोनों के बीच में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी भी आती है, जिसके अंदर में कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी लोग शामिल होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं उसमें। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, इस तरह की बातें। उत्तर लेखन में ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं आप लोग तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है, GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे। अ गुड स्टार्ट
फंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इज वाइटल फॉर कंटिन्यूअल ट्रीटमेंट ऑफ दोज विद रेयर डिजीजेस। स्टूडेंट्स, 3 अप्रैल 2021 को जो मैंने क्लास ली थी वो उपलब्ध है यूट्यूब पर। आप उसमें टाइम स्टैम्प के सेगमेंट में जाकर के देखेंगे कि दुर्लभ बीमारियों के संबंध में जो नीति आई है 2021 की, मैंने उस पर इन डिटेल चर्चा की हुई है। उसको पढ़ लेंगे और ये वाला जो आज का समाचार है यह भी कवर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ करके पढ़ लेंगे तो आपके विचार और बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसको स्वयं से देखेंगे आप लोग 3 अप्रैल 2021 से जोड़ करके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचारों को। स्टूडेंट्स, जो समाचार है हमारा, इसको पेज संख्या 9 से लिया गया है। 25,586 करोड़ रुपए ये लोन स्कीम जो है एक भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई थी, स्टैंड अप इंडिया। इतने रुपए जो है जारी किए गए हैं। अब स्टैंड अप इंडिया, हालांकि प्लान तो पुराना है, 5 साल हो गए चर्चा में, लेकिन फिर से आ गया। तो कुछ बातें आप लोगों को बहुत बेसिक सी पता होनी चाहिए। जैसे ये प्लान किसके लिए था? तो देश भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति और सभी वर्ग की महिलाएं, ध्यान रखिएगा महिलाएं सभी वर्गों की हैं, और ये जो है नवाचारों की तरफ आगे बढ़े, स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़े, इनको सहायता देने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सहायता आसानी से दी जाती है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 10 से लिया गया है। डिले इन फिलिंग की पोस्ट्स इन एपेक्स टैक्स बॉडी रेजेस कंसर्न। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए कि इतना महत्वपूर्ण महकमा और उसके अंदर में टोटल 7 मेंबर में से 4 पोस्ट खाली पड़े हैं, और निश्चित रूप से अगर कार्य बल पूरा नहीं होगा तो संस्था काम कैसे करेगी? सीबीडीटी के चीफ हैं पीसी मोदी सर, यहां पर आप देख सकते हैं इनको। और ये जो संस्था है 1963 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत इसको बनाया गया था। यह एक वैधानिक प्राधिकरण है जो कि संसद के अधिनियम से बनाया गया है, और मैंने अभी बताया 7 सदस्य होते हैं इसमें, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ ये एक महकमे की बात नहीं है, ऐसे कई सारे महकमे हैं सरकार के जहां पर जो कार्यबल होना चाहिए उनकी संख्या कम है। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो वहां पर ढेरों पद खाली पड़े हैं। सबसे अधिक पद तो पटना उच्च न्यायालय के अंदर में खाली पड़े हैं। और जब कार्यबल ही पूरा नहीं होगा तो संस्था किस प्रकार से कार्यकुशल बनेगी, यह समझ के परे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला समाचार पेज संख्या 13 से लिया गया है। नासास चॉपर ड्रॉप्ड ऑन मार्स सरफेस। दरअसल पिछले साल नासा ने परसेवरेंस मिशन जो अपना भेजा था मंगल पर, उसके अंदर में जो इंजीनियरिटी मिनी हेलीकॉप्टर भेजा गया था, इसको मंगल ग्रह की सरफेस पर ड्रॉप कर दिया गया है, और ये अपनी पहली फ्लाइट के लिए वहां पर तैयार है। तो अब देखिए यहां से ना बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। परसेवरेंस तो खैर बहुत पॉपुलर हो गया मिशन, उसका नाम तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन ये इंजीनियरिटी मिनी हेलीकॉप्टर जो है ये महत्वपूर्ण रहता है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो पहला है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा है। दूसरा है सीपीआई को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत भारत में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। तीसरा है वर्तमान में माओवादी गतिविधि का एकमात्र केंद्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार है। तो विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प हैं विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा है इसे वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। तीसरा है सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं जिनमें से सभी भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते हैं। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा इंजूनिटी क्या है? विकल्प है आपके सामने मांस जैसी सामग्री से गूगल द्वारा निर्मित किया गया एक उन्नत एंड्रॉयड जो उद्दीपन के प्रति मनुष्यों की तरह संवेदनशील और प्रतिक्रिया दे सकता है। अगला है नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर। तीसरा है टेस्ला का ऑटो पायलट आधारित ड्रोन जो दुनिया भर में कोविड-19 टीके का वितरण कर रहा है। और चौथा है वास्तविक समय में संसद की कार्यवाही का अनुवाद करने के लिए भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का के क्या महत्व है या है? कथन 1 है इसका उद्देश्य अभिनव राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सहायक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देना है। दूसरा है इसका दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों के एक बड़े हिस्से के आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है यह मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए एक निचले दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। विकल्प है स्टूडेंट्स केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नस्लीय भेदभाव से संबंधित वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और निदान के उपायों पर भी चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक के लिए है। इसमें सबसे पहले आप नस्लीय भेदभाव का परिचय देंगे। इसके बाद नस्लीय भेदभाव के जो नए रूप विकसित हुए हैं जैसे कि टेक्नो रेसिज्म है, मैंने बताया था आप लोगों को, इसके बारे में बात करेंगे। कोफी अन्नान जी ने जो बात कही उसका संदर्भ आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। इसके अलावा यूनेस्को की यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षा का प्रसार यहाँ पर क्या भूमिका अदा कर सकता है, इन सबको जोड़ देंगे आप तो एक अच्छा उत्तर बन जाएगा। निष्कर्ष में आप लोग एक सहिष्णु विश्व की तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अतीत से हम क्या सबक ले सकते हैं, इनको लिख देंगे तो ये उत्तर पूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न है हमारा वह ऐसे रहेगा कि संवैधानिक संस्थाओं की असफलताओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यही लोकतंत्र का आधार बनाती हैं। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। तो अब सबसे पहले काम जो आप लोग करेंगे वो ये होगा कि संवैधानिक संस्थाओं का महत्व क्या है। इसके बाद जो जॉर्ज ऑरवेल की मैंने बात की थी, उनके नॉवल 1984 की बात की थी, ऑरवेलियन स्टेट की बात की थी, इसको पत्रकारिता के साथ में जोड़ दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा संयोजन बन जाएगा स्टूडेंट्स। फिर पत्रकारिता में तथ्यों का जो महत्व है, खासतौर पर तथ्यों से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, इसके महत्व को आप यहाँ पर दिखाएंगे। और फिर सलमान रश्दी का जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, अगर उसको आप थोड़ा सा अपने स्तर से भी बदलाव करके भी लिख देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाव नहीं बदलना चाहिए, बस प्रयास करें कि एज इट इज लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सबसे मुख्य भाग बड़ा अच्छा बन जाएगा आपका। इसके बाद में निष्कर्ष की बात करें तो उत्तर के निष्कर्ष में लोकतंत्र के अंदर में संस्थाओं के महत्व को दिखाते हुए उसको पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ में जोड़ दीजिए। इससे एक बहुत अच्छा निष्कर्ष आपका तैयार हो जाएगा और इस तरीके से एक अच्छा उत्तर पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।